हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी पेंटर्स। आज हम क्लास 10th रिसोर्स ज्योग्राफी का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का पार्ट 3 करने वाले हैं। ठीक है। बेसिकली जो आज हम इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लैंड रिसोर्स के बारे में। ठीक है। आगे लैंड रिसोर्स होता क्या है? फर्स्ट चीज, लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स। ठीक है। क्योंकि हमें नेचर से मिलती है, हमने इसको खुद बनाया नहीं हो, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी बहुत सारी चीजें जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है? लैंड पे डिपेंड करती है। जैसे हमारी नेचुरल वेजिटेशन हो गई, ठीक है, हमारी वाइल्ड लाइफ हो गई, ह्यूमन हमारी लाइफ हो गई, हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होगी, हमारा ट्रांसपोर्ट हो गया, चाहे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया। हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सारे किससे रिलेटेड है? लैंड रिसोर्सेज से रिलेटेड है। Land is an asset of finite magnitude, therefore it is important to use the available land for various purpose with careful planning। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि लैंड एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड है, मतलब लैंड एक ऐसी चीज है, एक ऐसा एसेट है जिससे हमें बहुत सारी चीजें मिल रही है, अनगिनत चीजें मिल रही है। और इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम इसको बहुत ज्यादा केयरफुल प्लानिंग के साथ इसको क्या करें? यूज करें। ठीक है। इंडिया हैज लैंड अंडर अ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर। हमारी इंडिया में बहुत ज्यादा रिलीफ फीचर पाए जाते हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन, आइसलैंड। ऐसे इंडिया की जो हमारी लैंड है वो इन सारी रिलीफ में वैरायटी ऑफ वे में क्या हो रखी है? डिफरेंट हो रखी है। माउंटेन्स में माउंटेन्स के लैंड, प्लेट्यू लैंड, प्लेन्स एंड आइसलैंड। ठीक है। अगर हम देखिए लैंड अंडर इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर, तो जो ब्लू हमारा प्लेन्स है, प्लेन्स के अंडर में 43% आता है, माउंटेन 30% और प्लेट्यू कितना आता है? 27% आता है। ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। ठीक है। अब हम इसको, इस डायग्राम को अगर हम ब्रॉडली देखें तो इसमें यही बोला गया कि 43% जो एरिया है वो किसके अंडर में है? लैंड का, वो प्लेन्स के अंडर में है, इंडिया में। ठीक है। नॉर्थन प्लेन हो गया हमारा। ठीक है। यहाँ पर क्या मिलता है? अब आखिर हमें प्लेन से क्या मिल रहा है? प्लेन्स हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर की और इंडस्ट्रीज की। हमें पता है कि बहुत ज्यादा, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ पर बहुत मात्रा में क्या होती है? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आज के टाइम पे भी होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें 30% एरिया इन माउंटेन। अब माउंटेन से हमें क्या मिल रहा है? ये माउंटेन्स जो होती है, जैसे हिमालयाज हो गया, ये पेरिनियल फ्लो ऑफ रिवर को, एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ रिवर रखती है ताकि हमें क्या मिल सके? हमें पानी मिल सके। ठीक है। प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म। और यहीं पर जो माउंटेन्स है, इन्हीं की वजह से, जैसे लेह लद्दाख वगैरह हो गया, ठीक है, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, मेनली हमारे माउंटेन्स एरिया की वजह से यहाँ पर जो टूरिज्म फैसिलिटीज है उससे वो भी क्या होती है? ज्यादा होती है। और उससे क्या मिलता है हमें? इकोलॉजिकल इकोनॉमिकल चीजें मिलती है। ठीक है। एंड यहाँ से हमें इकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी मिलते हैं। ठीक है। अब देखिए हम लास्ट में, तो 27% प्लेट्यू रीजन है। अभी प्लेट्यू रीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से हमें मिनरल्स मिलते हैं। यही प्लेट्यूज जो है वो रिजर्व ऑफ मिनरल्स है। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स है वो इन प्लेट्यूज में ही है। हमारी जो फॉसिल फ्यूल्स है, मेनली जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो भी यहाँ पर ही मिलते हैं। और बहुत ज्यादा जो फॉरेस्ट एरिया है वो भी हमें, हाँ, माउंटेन्स में भी देखने को मिलते हैं फॉरेस्ट एरिया, लेकिन जो मेनली फॉरेस्ट एरिया है वो प्लेट्यू रीजन में देखने को मिलते हैं। ठीक है। लैंड यूटिलाइजेशन, आखिर जो लैंड है वो किस किस चीज के लिए यूज की जा रही है? फर्स्ट हम देखें, लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पस। हमने देखा है नीचे फॉलोइंग पर्पस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए क्या यूज की जा रही? लैंड यूज की जा रही। फर्स्ट एंड अटर मोस्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लैंड, हम ये मैन मेड कोई यूज नहीं कर रहा है इसको, ये नेचुरली जो है लैंड मेनली यूज होती है फॉरेस्ट एरिया के लिए। ठीक है। पहले से, आज भी नहीं, पहले से ही जो मेनली लैंड यूज होती है फॉरेस्ट के लिए होती है। जैसे ये देख लीजिए, तो यहाँ नदी भी आ रही है लेकिन आसपास क्या है? फॉरेस्ट है। यहाँ पर भी फॉरेस्ट है। सेकंड, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन। अभी यहाँ पर ये है कि ऐसी लैंड जो कल्टिवेशन के लिए यूज नहीं होती लेकिन फिर भी लैंड का यूटिलाइजेशन तो हो रहा है ना किसी तरीके से। बैरन एंड वेस्ट लैंड, ये क्या है? बैरन एंड वेस्ट लैंड। आखिर बैरन क्या होता है? लैंड दैट इज इनफर्टाइल, ड्राई एंड अनेबल टू सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। ऐसी लैंड जो इनफर्टाइल है, जहां पर खेती नहीं हो सकती, जो ड्राई है, जहां पर पानी नहीं है और यहाँ पर प्लांट की ग्रोथ नहीं हो सकती, उसको हम बैरन लैंड बोलते हैं। ऐसी लैंड जो है वो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं होती। ठीक है। अब लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चर यूजेस लाइक बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। अब हमें ये भी तो देखना है कि सारी जो लैंड हमने एग्रीकल्चर के लिए नहीं रख रखी है, कुछ लैंड नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए भी है, जहां पर हमारी बिल्डिंग्स बनी हुई है, हमारी रोड्स बनी हुई है, हमारी फैक्ट्रीज बनी हुई है। बिल्डिंग्स ये भी रोड पे है और हमारी जो ये रोड्स है वो भी कहाँ पर है? लैंड पे ही है। ठीक है। नेक्स्ट है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि बाकी अनकल्टिवेटेड लैंड, जहां पर कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, जहां पर एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, जहां पर कुछ चीज उग नहीं रही है, वो एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। आखिर फैलो लैंड क्या होता है? फैलो लैंड होता है एग्रीकल्चर लैंड दैट इज लेफ्ट अनक्रॉप्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। फैलो लैंड होता है ऐसे एग्रीकल्चर लैंड जिसको हम एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए अनक्रॉप्ड रख देते हैं, यूजुअली ईयर और टू, ताकि हम उसकी सॉइल की क्वालिटी को क्या कर ले? इंप्रूव कर ले। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, मतलब इसमें जो फैलो लैंड है वो इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। अब फैलो लैंड के लिए हमने क्या पढ़ा था कि सिर्फ 1 या 2 साल के लिए हमने उसे अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया है, लेकिन फ्यूचर में हम उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट जो हमारे पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड है, जहां पर हम अपने भेड़ बकरियों, गाय भैंस वगैरह को चराते हैं, ऐसी लैंड जो परमानेंटली पास्चर है, जहां पर हम एक पर्टिकुलर एरियाज है जहां पर सिर्फ ग्रेजिंग और पास्चर के लिए यूज होता है, वहां पर खेती नहीं हो सकती। ठीक है। सेकंड है फर्स्ट
परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। सेकंड है लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप ग्रुप नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स क्या होते हैं, यूनिक ट्री क्रॉप अदर देन सीरियल, मतलब ये ऐसी क्रॉप्स होती है, ठीक है, जिसमें ना सीरियल जो ना सीरियल की कैटेगरी में आती है, ना फ्रूट की कैटेगरी में आती है, ना वेजिटेबल की कैटेगरी में आती है, ठीक है। मेनली यहाँ पर जैसे हमने देखा बैम्बूज, बैम्बूज की भी होती है, ठीक है। अदर ग्रुप वो ऐसी ऐसी लकड़ियां जो हमारे किसके लिए उगाई जा रही है, फ्यूल के लिए उगाई जा रही है, जैसे सैंडलवुड हो गया, ठीक है। ऐसी चीजें जो हमारी यूज के लिए उगाई जा रही है, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर क्रॉपिंग नहीं हो रही, पर्टिकुलर क्रॉपिंग मतलब वहां पर हम खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं, ये वाली होती है, ये ट्री क्रॉपिंग होती है, यहाँ पर पेड़ उगाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हमने यहाँ पर एक और चीज पढ़ी कि नॉट इंक्लूडेड इन नेट शोन एरिया। आखिर नेट शोन एरिया क्या होता है, नेट शोन एरिया होता है द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप आर शोन हार्वेस्टेड, मेनली टोटल एरिया ऑफ लैंड यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अगर हम इसको सरल भाषा में देखें तो इसका मतलब है जितनी भी टोटल लैंड हमारे क्रॉप को ग्रो करने में यूज हो रही है वो हमारी नेट, सॉरी, जितना भी एरिया हमारा क्रॉप को उगाने के लिए यूज हो रहा है वो हमारा नेट शोन एरिया होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप ग्रुप में हम नेट शोन एरिया इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पर दिया गया है, ग्रोइंग क्रॉप्स जो हमारे क्रॉप्स के लिए यूज हो रही है, ठीक है। ये हमारा सेकंड हो गया, लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप ग्रुप। थर्ड हो गया कल्चरेबल वेस्टलैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर। कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होती है, ऐसी लैंड जो 5 या 5 से ज्यादा साल से क्या है अनकल्टिवेटेड है, वहां पर किसी ने कोई खेती बाड़ी नहीं की है, वो जो लैंड है वो वैसे का वैसे पड़ा हुआ है और उसको बहुत टाइम हो गया कि वहां पर किसी ने क्या एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं की है, ठीक है। नेक्स्ट है फेलोलैंड। फेलोलैंड मैंने अभी पढ़ा दिया, फेलोलैंड का मतलब होता है ऐसी लैंड जिसको हमने अनक्रॉप्ड छोड़ दिया है कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ताकि फ्यूचर में हम उसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है करंट फ्लो, लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन। करंट फ्लो मीन अभी अभी मतलब 1 या 1 से कम साल हुआ है, उसको हमने क्या कर दिया है, विदाउट वहां पर हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अदर देन करंट फैलो में आता है कि लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर ईयर, मतलब ऐसी लैंड। अदर देन करंट फैलो में आता है ऐसी लैंड जिसको अनकल्टिवेटेड छोड़े हुए 1 या 5 से ज्यादा साल हो चुके हैं और वहां पर अभी अभी तक कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पर एक हमने नेट शोन एरिया हमने पढ़ लिया था कि टोटल एरिया जहाँ पर क्रॉप्स ग्रो हो रही है, ध्यान में रखना यहाँ पर ग्रोइंग क्रॉप्स है, ठीक है। सेकंड होता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में आता है एरिया शोन मोर देन वंस इन, मतलब यहाँ पर एक एरिया है, ठीक है, हमारे पास तो समझ लो एक खेती एक लैंड है जहाँ पर हमने एक क्रॉप उगाए, उसके बाद 2 क्रॉप उगाए, उसके बाद 3 क्रॉप उगाए। तो यहाँ पर ये लिखा है एरिया शोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर एक से ज्यादा बार एग्रीकल्चर ईयर में 1 से ज्यादा बार हम उसमें क्रॉप शोन कर रहे, क्रॉप को उगा रहे हैं, उसमें प्लस करते हैं हम अपना नेट शोन एरिया कि हमारी टोटल एरिया कितना है जहां पर हम क्रॉप को क्या करें, ग्रो करें, ठीक है। फैलो लैंड भी पढ़ लिया, मिसलेनियस ट्री क्रॉप भी पढ़ लिया। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, आखिर इंडिया में जो लैंड है वो कैसे यूज की जाती है, उसका पैटर्न क्या है, ठीक है। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग फैक्टर। मेजरली 2 फैक्टर से हम डिटरमाइन करते हैं कि लैंड कैसे यूज हो रही है। फर्स्ट होता है फिजिकल फैक्टर, जैसे कि वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, एरिया कैसा है वो, ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की सॉइल टाइप कैसी है, ठीक है। सेकंड ह्यूमन फैक्टर, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, वहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कितनी वहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ के ट्रेडिशंस क्या है, ठीक है। टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। लैंड यूज डाटा however is available only for 93% of the total geographical area, because यहाँ पर ये बोला गया है कि हमने जो geographical area अभी निकाला है ये सिर्फ 93% हमारे टोटल जोग्राफिकल एरिया की। क्यों? लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एक्सेप्ट असम हैज नॉट बीन डन फुली, मतलब जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, जैसे हमारे हो गए असम, मणिपुर, इम्फाल और बाकी जो हमारे हो गए, ठीक है, यहाँ की जो हमारी लैंड है उसको हमने अभी फुल्ली रिपोर्ट नहीं किया है, सिर्फ एक एक्सेप्ट असम है जहां पर हैज नॉट बीन डन फुल्ली, मतलब बाकी जो जितने भी स्टेट बचे हैं उनकी अभी फुल्ली रिपोर्टिंग नहीं हो, क्योंकि मेनली वहां पर माउंटेन एरिया है, ठीक है। सम एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना हैव आल्सो नॉट बीन सर्वेड, मतलब कुछ एरिया है जम्मू एंड कश्मीर के जहाँ जो किसने ऑक्यूपाई कर रखे हैं, पाकिस्तान और चाइना ने, जिनको अभी तक सर्वे नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर यह है लैंड यूज पैटर्न इंडिया, एनसीईआरटी का डायग्राम है। जनरल लैंड यूज कैटेगरी 1960-61, जनरल लैंड यूज कैटेगरी ये 2 भाग है, ये 1960-61 का है, ये 2014 एंड 15 का है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं फॉरेस्ट एरिया कितना है, 18.11%, बैरन एंड अनकल्टिवेटेड वेस्टलैंड हमारी है 18.11%, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस ये ग्रीन 4.95, परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड देख सकते हैं 4.71, एरिया अंडर मिसल ट्री क्रॉपिंग एंड ग्रुप्स 1.50, कल्चरेबल वेस्ट लैंड जहाँ पर हम कल्चरेबल वेस्ट लैंड कल्चर कर सकते हैं, फैलो अदर देन करंट फैलो 3.50,
करंट फैलो हमारे 3.73 और नेट शोन एरिया हमारे 46.26। ये किसका डाटा है? 1960 और 61 का। अब हम देखें 2014 एंड 15 में, तो यहाँ पर 18.11% फॉरेस्ट था, यहाँ पर 23.3% फॉरेस्ट है। यहाँ पर बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड 18.11 था, यहाँ पर 5.5% है। ठीक है। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, यहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में कम था 4.95, लेकिन 2014-15 में ये ज्यादा बढ़ चुका है, 8.7 हो चुका है। ठीक है। उसके बाद हम देखिए परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, यहाँ पर हमारे ज्यादा था, यहाँ पर कम हो चुका है 3.3। एरिया अंडर ट्री क्रॉपिंग में यहाँ पर जो हमारा एरिया है वो कम हो चुका है। ठीक है। कल्चरेबल वेस्ट लैंड जो है वो हमारी कम हो चुकी है, यहाँ 6.23 थी, यहाँ पर 4 हो गया है। फेलो अदर देन करंट फेलो यहाँ पर 3.50 है, यहाँ पर 3.6 है, लगभग एक परसेंटेज 0.1% ज्यादा हुआ है। एंड यहाँ पर अगर हम देखिए करंट फेलो 3.73 था, करंट फेलो में यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, और नेट शोन एरिया जो है हमारा वो कम हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वेस्टलैंड क्या होते हैं। लैंड पुट टू वेस्टलैंड होती है ऐसी लैंड जो किसके यूज में आ रही है? नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के यूजेस में आ रही है। इट इंक्लूड रॉकी, यहाँ पर कौन कौन सी लैंड आती है? रॉकी लैंड, एरिड लैंड, डेजर्ट एरिया वाली लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस लाइक, और भी लैंड जो हमने सेटलमेंट के लिए यूज कर रखी है, रोड्स बनाने के लिए यूज कर रखी है, रेलवे बनाने के लिए यूज कर रखी है, इंडस्ट्री, ये सारे हमारी वेस्ट लैंड में आती है। कंटिन्यूस यूज ऑफ द लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट टू कंजर्व इन मैनी हैज रिजल्टेड। पता है क्या होता है? अगर हम एक लैंड को बार बार यूज किए जा रहे हैं, तो उसमें जो मिनरल्स है, जो उसके मेन चीजें हैं, वो क्या हो जाएंगी? वो खत्म हो जाएंगी, जिसकी वजह से वहां पर लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा और लैंड किसी काम की नहीं रहेगी। इसीलिए हमें प्रॉपर मेजर्स लेने चाहिए उसको कंजर्व करने की, और कैसे हम उसको मैनेज करने कर सकते हैं उसके। ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट। लैंड डिग्रेडेशन क्या है, हम उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं? 99% ऑफ बेसिक नीड फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड। हमें पता है हमारी 99% जो बेसिक नीड है, जैसे फूड की, शेल्टर की, कॉटन क्लोथिंग की, ठीक है, और ये शेल्टर, सॉरी, घर की, ठीक है, ये हमें लैंड से मिलती है। सम ह्यूमन एक्टिविटी सच एज, कुछ ह्यूमन एक्टिविटी जैसे डिफोरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, माइनिंग हो गया, क्वेरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंट। ये ऐसी चीजें हैं, ये ऐसी एक्टिविटीज है ह्यूमंस की, डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा हो। इन चीजों की वजह से जो लैंड डिग्रेडेशन है वो ज्यादा हो रहा है। माइनिंग साइट्स आर अबंडेंट आफ्टर एक्सिबिशन वर्क इज कंप्लीट, लिविंग डीप स्कार्स। मतलब माइनिंग साइट्स क्या होती है? जैसे वहां पर माइनिंग कंप्लीट हो गई, तो वहां पर क्या होता है, वो जब बिल्कुल उसको खाली छोड़ दिया जाता है, और पीछे ऐसे लगता है कि वहां पर स्कार्स छोड़ दिए गए हैं, ट्रेसेस ऑफ ओवर बर्डनिंग, और ट्रेसेस छूट जाते हैं, जैसे टायर्स की। वहां पर क्या इतने टाइम से काम चल रहा है, तो वहां पर रास्ते वगैरह सब बन जाते हैं। स्टेट लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी एंड उड़ीसा, डिफोरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज्ड सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। तो हमारे झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी और उड़ीसा में डिफोरेस्टेशन, माइनिंग की वजह से बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, जिससे हमारा लैंड डिग्रेडेशन इंक्रीज हुआ है। ठीक है। ये माइनिंग एक्टिविटी है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर ये एक माउंटेन एरिया रहा होगा, ठीक है, प्लेट्यू जैसे हमने बोला था, वहां पर मिनरल्स वगैरह बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पर ये पूरा फॉरेस्ट से कवर था, लेकिन अब हम देख सकते हैं यहाँ पर दूर दूर तक हमें पेड़ देखने को नहीं मिल रहे। ऊपर से ये ट्रेसेस देखने को मिल रहे हैं कि हाँ, ये एक माइनिंग साइट है। यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा, आसपास हमें कोई भी पेड़ देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कहीं पर चल रहा है, यहाँ पर दूर दूर तक हमें कोई भी प्लांट है, प्लांट ही बोल सकते हैं, फॉरेस्ट तो क्या ही बोलना, प्लांट दूर दूर तक हमें देखने को भी नहीं मिल रहा। सिर्फ हमें ह्यूमन की जो एक्टिविटीज है, जैसे वो माइनिंग करे तो वहां पर क्या क्या चीजें यूज करे, सिर्फ वही देखने को मिल रही है। ठीक है। एमपी, यहाँ पर क्या हो रहा है? अब जैसे स्टेट लाइक जो हमारे गुजरात है, राजस्थान है, एमपी और महाराष्ट्र में, यहाँ पर जो मेन इशू है लैंड डिग्रेडेशन का है, वो है ओवर ग्रेजिंग। ठीक है। ओवर ग्रेजिंग मीन्स एक ही लैंड पे बार बार जानवरों को लाके उसको ग्रेज किया जा रहा है, उनको चराया जा रहा है। ठीक है। उसकी वजह से भी जो लैंड है वो क्या हो रही है? हमारी डिग्रेड हो रही है, क्योंकि उसको वापस अपनी जो जैसे वो पहले थी उसमें आने का उसको जो टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहां पर प्रॉपरली जो हमारे प्लांट्स है, ये हमारे ग्रासेस है, वो आ भी नहीं रहे होते, तब भी वहां पर दोबारा तीसरी बार चौथी बार वहां पर क्या लिया जाता है? जानवरों को लिया जाता है, ताकि वो वहां पर ग्रेजिंग कर सके। ठीक है। स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, यहाँ पर ओवर इरिगेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। ओवर इरिगेशन की वजह से यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ की जो सैलिनिटी है, सॉल्टीनेस एंड एल्कलिनिटी, एल्कलिनिटी, वो सॉइल की क्या हो रही है? वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है। वो एल्काइन बनते हुए जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा खेती वगैरह होती है, तो उनको वैसे इरिगेशन की जरूरत होती है, तो वो क्या करते हैं? वो ऐसे पंप्स लगा देते हैं, ये हमारे अंडरग्राउंड वाटर को खींचते हैं, और ये क्या करते हैं? ये अपनी मर्जी से चलाते होते हैं, जितना मर्जी पानी निकाल रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो पानी है वो बहुत, जो ग्राउंड वाटर है वो हमारा बहुत ज्यादा नीचे जाता जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है मिनरल प्रोसेसिंग लाइन। अब माइनर्स मिनरल प्रोसेसिंग, जैसे ग्राइंडिंग हो गया लाइमस्टोन का फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, एंड कैल्साइट एंड सोप स्टोन फॉर सिरेमिक, इनको ग्राइंड किया जाता है, मतलब ग्राइंडिंग मशीन होती है, इनको ग्राइंड किया जाता है और उससे डस्ट निकलता है।
ह्यूज क्वालिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर में निकलता है और इसकी वजह से भी क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। इट रिटार्ड द प्रोसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल डाउन। मतलब ये क्या करता है, लैंड के ऊपर जो ये डस्ट है वो चिपक जाता है, जैसे यहाँ पर पूरा व्हाइट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या करता है, एकदम से चिपक जाता है और इसके वजह बाद जो यहाँ पर जैसे पानी आया, समझ लो रेन आई, तो ये जो रेन वाटर है ये अंदर नहीं जा पाता, ये जो नीचे की सॉइल लेयर है उसमें जा नहीं पाता, जिसकी वजह से वहाँ की जो लैंड है वो डिग्रेड हो जाती है, क्योंकि वो किसी काम की नहीं रह जाती इस डस्ट की वजह से, ठीक है। Like industrial effluent as waste have become major source of land and water pollution in many part of the India. इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट मतलब जितना भी वेस्ट वाटर है एक इंडस्ट्री का, वो सारा का सारा किस में डाल दिया जाता है, रिवर्स में डाल दिया जाता है। एंड जिसकी वजह से कभी कभी जैसे मेनली तो रिवर में डाला जाता है, लेकिन इसकी वजह से जो हमारी वहाँ की लैंड है वो भी खराब हो रही है, और हमारी कंट्री का जो वाटर पॉल्यूशन है, जो हमारी कंट्री का क्या है, जो हमारे इंडिया का वाटर पॉल्यूशन है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। वे थ्रू विच वी कैन सॉल्व लैंड डिग्रेडेशन प्रॉब्लम, ऐसे कुछ तरीके जिससे हम लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ए फॉरेस्ट एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, ए फॉरेस्टेशन पेड़ लगा के, एंड प्रॉपर मैनेज ग्रेजिंग का प्रॉपरली मैनेजमेंट करके, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट्स, हम शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट्स बना सकते हैं जिसकी वजह से क्या हो, लैंड डिग्रेडेशन कम हो। स्टेबलाइजेशन ऑफ लैंड यूज बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, मतलब हमने देखा है सैंड ड्यून्स आपने मेनली डेजर्ट्स में देखे होंगे कि वहाँ पर मिट्टी के पहाड़ या हम बोलते हैं रेत के पहाड़ बन जाते हैं। हम इन पे क्या करने हैं, थॉर्नी बुशेस, क्योंकि यहाँ पर रेत होती है, यहाँ पर और कोई प्लांट उगते नहीं है, तो हम यहाँ पर थॉर्नी बुशेस उगा सकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो लैंड की कंडीशन है वो थोड़ी बहुत क्या हो सकती है, इंप्रूव हो सकती है। प्रॉपर मैनेजमेंट, जितनी भी हमारी वेस्ट लैंड है उनका प्रॉपर मैनेजमेंट करके, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी, और जितनी भी माइनिंग एक्टिविटीज हो रही है उनको कंट्रोल कर सके, उनका प्रॉपर एक प्लानिंग और एक प्लानिंग बना के कि कैसे वहां पर काम करना है, कैसे हम जाने के बाद जो जब वहाँ पर माइनिंग की प्रोसेस खत्म हो चुकी है उसके बाद हम कैसे उस एरिया को दोबारा अच्छा कर सकते हैं, उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। प्रॉपर डिस्चार्ज, जितना भी इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट है, जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसका प्रॉपर डिस्चार्ज और डिस्पोजल होना चाहिए आफ्टर ट्रीटमेंट। इस वेस्ट का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, एंड या तो हम क्या कर सकते हैं कि उसका प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल का हम तरीका निकाल लें, या हम जो वेस्ट है उसको उसका ट्रीटमेंट करके हम अपने लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगेन थैंक यू।